ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त 4 से 5 अक्टूबर को तैयारियों का निरीक्षण के लिए राज्य का दौरा करेंगे। साथ ही इसी के साथ तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है जिसने चुनावी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 4-5 तारीख को राज्य का दौरा करने पहुंच रहे हैं। देखिए, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जब चुनाव की घोषणा होनी होती है उसके पहले चुनाव आयोग दौरा करता है और इसमें ये देखा जाता है कि आखिर सब कुछ जो हमने व्यवस्था जो की है वो कितना सुचारू रूप से चल सकेगा, या फिर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात है वो कितना सटीक तरीके से हो पाया है, या तमाम तरह की तैयारियां जो चुनाव आयोग करता रहा है कई महीनों से तैयारियां, तो उसको लेके भी ये तैयारी को देखने के लिए औचक निरीक्षण होता है कि भाई चल के देखा जाए कि आखिर सब कुछ सही है कि नहीं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि 30 सितंबर को वो SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक तरह से वो जो वोटर लिस्ट है वो जारी करेगा, तो वो भी उसके पहले ये सब कुछ होना है। और 22 चूँकि नवंबर को पूरा का पूरा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है विधानसभा का, सरकार का, तो इसमें ये है कि उसके पहले सब कुछ हो जाना है, तो इसलिए चुनाव आयोग को पूरी तैयारियों के लिए जाना पड़ रहा है। दूसरी एक चीज़ और है कि इस दौरान चुनाव आयोग इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा मुस्तैद है क्योंकि पूरी की पूरी अगर 5-6 महीने को देखा जाए, जिस तरह से राहुल गांधी ने, जिस तरह से तेजस्वी ने आरोप लगाया है वोट चोरी को लेकर, SIR को लेके कि वही वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में चुनाव आयोग को लेके, लोगों को लेके, सरकार को लेके माहौल ख़राब किया है। तो चुनाव आयोग इसलिए मुस्तैद है कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए, ताकि फिर से इस तरह से लोगों को गुमराह करने वाली बातें हों या इस तरह से गलत दावे किए जाएं। क्योंकि जितने भी दावे किए गए, चाहे वो रंजो देवी का मामला हो या मीनता देवी का मामला हो, या फिर जो राजद के जो पोलिंग एजेंट थे सुबोध, उनको लेकर मामला हो, या फिर कर्नाटक का आनंद की बात हो, सब के सब एक तरह से फर्जी पाए गए। चुनाव आयोग बुलाता रहा लेकिन राहुल गांधी कभी नहीं गए, तो इसीलिए चुनाव आयोग ज़्यादा मुस्तैद है। दूसरी एक चीज़ और है कि इसमें एक बड़ी बात भी है कि 3 चरणों में चूँकि चुनाव होना है और पर्व त्यौहार भी है, तो इसलिए अपनी तरफ से चुनाव आयोग कहीं से भी कोई कोताही नहीं रखना चाहता, क्योंकि लगभग दीपावली और छठ के आसपास ही सब कुछ करना कराना और इधर भी देखना है, चूँकि इधर भी लगातार छुट्टियां वगैरह हैं, तो वो इसलिए कि भाई लोग मैक्सिमम लोग वहाँ जब जाएंगे अपने राज्य में, अपने गृह राज्य में, तो अधिक से अधिक लोग वोट कर सकें। तो पूरा इसीलिए इसकी पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है कि कहीं से कोई आरोप भी ना लगे और सब कुछ ठीक से हो भी सके। सर, इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया कि हम बिहार को रिस्पेक्ट दिलवाएंगे। क्या है ये बयान? देखिए, तेजस्वी यादव अब देखा जाए तो जो लालू राज के जो सपने थे उसकी रीपैकेजिंग कर रहे हैं, उसकी नई पैकेजिंग में करके बेचना चाह रहे हैं। रिस्पेक्ट का जो वो उन्होंने नारा दिया है, बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव जब भी कुछ बोलते हैं तो लालू राज को कहीं ना कहीं लोग याद करने लगते हैं कि ये अगर तेजस्वी आते हैं तो लालू राज पार्ट 2 आ जाएगा, जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा, और इसीलिए ये नए नए नारे कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रिस्पेक्ट का नारा दिया है। रिस्पेक्ट का अब ये पूरा बता भी दूं, रिस्पेक्ट का मतलब इनका है, आर का मतलब रोज़गार है, और तो कितना इन्होंने रोज़गार दिया ये आपने सबने देखा भी, और आप लगातार पढ़ रहे होंगे, पुरानी पीढ़ियों को तो पता ही है। कई चीनी मिलें लालू यादव के राज में बंद हो गई। नरकटियागंज की बात करें, चनपटिया की बात करें, संजौली की बात करें, तो कई जगह चीनी मिलें बंद हो गई, और इसीलिए उन एरिया में, खासतौर पर देखिए नरकटियागंज की अगर मैं बात करूं तो उन एरिया में आज की डेट में IIT IIM के लोग और कॉर्पोरेट कल्चर के लोग खड़े हो रहे हैं ताकि अब अपने एरिया के का ठीक से डेवलपमेंट कर सकें। और इसमें रितेश पांडे जैसे भाजपा के नेताओं का भी नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक क्षेत्र का डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं बिहार के नुमाइंदगी करने में पीछे रह जाएंगे, देश की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पढ़े लिखे लोग, पढ़ा लिखा तबका अब चुनाव में भाग ले रहा है या राजनीति में आगे आ रहा है। दूसरी बात, अब इसका रिस्पेक्ट का ई जो है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जब चरवाहा विद्यालय जब खोला गया तो किसका चारा खाया गया, किसको शिक्षा दी गई? ना उसमें कोई पढ़ने जाता था, ना बाड़े में भैंस दिखती थी कि भाई चलो चरवाहा गए हों पढ़ने। आप अगर चाहते हैं कि सोशल जस्टिस के नाम पे जो समाज के निचले तबके को आप ऊपर उठाएं, तो वो भी वहाँ पढ़ाई करते हुए कभी नहीं दिखे। दूसरी बात की एक क्या और है कि उस समय स्कूल और कॉलेजों की स्थिति इतनी दयनीय थी लालू राज में, जिसको लेके अब चूँकि कहीं ना कहीं तेजस्वी का चेहरा उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, तो स्कूल भी बंद पड़े रहते थे, मास्टर भी नहीं रहते थे, और जो कॉलेज का जो सेशन होता था ग्रेजुएशन वगैरह 3 साल, वो 6 साल में पूरा होता था। तो सबके सब डरे हुए थे कि आखिर हमारा पूरा करियर बर्बाद होता। कई बार तो ऐसा होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह का रिजल्ट आता था और बिहार के बच्चों के पास, उनके पास रिजल्ट ही नहीं होता था, तो वो चाह के भी दाखिला नहीं ले पाते थे। अब रिस्पेक्ट में जो तीसरा है
स्वास्थ्य का हाल तो ये था कि देखिए कई बार ऐसी तस्वीरें मीडिया में आई कि हॉस्पिटल में गाय मवेशी बैठे हुए हैं, बेड पे कुत्ते लेटे हुए हैं, तो पूरा का पूरा न दवाइयों की सप्लाई ठीक से हो पाती थी, न डॉक्टर रह पाते थे, और हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ज़्यादा जर्जर थी। और रिस्पेक्ट में अब अगला होता है पी का आता है, पी पलायन। अब सोचिए जो पलायन मुक्त बिहार की बात आज तेजस्वी कर रहे हैं, अगर इनके पिता लालू जी अगर इसको ठीक से समझे होते तो आज इनको शायद वो चीज़ गिनाना पड़ता कि हमारे पिता ने कितना विकास किया। और यही बार बार मैं कह रहा हूँ कि कनेक्ट कर ले रहे हैं तेजस्वी को, लोग डर जा रहे हैं। पलायन क्या हुआ कि कई सारी कंपनियां बिहार से बाहर चली गईं, कितने लोग जो खेतिहर थे वो भी गरीबी में आके मजदूर बन गए, और आज भी दिल्ली और पंजाब में देखा जाए तो उस दौर के लोग आज भी वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, पलायन की बात हो गई। उसके अलावा ये आता है इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी, समानता, सोशल जस्टिस की नारा तो आपने दिया, लेकिन कितना समानता आपने दिखाया? मतलब गरीबों का ही आपने चारा खा लिया, भैंसों का चारा खा लिया, जो निचले तबके के लोग थे, जो चरवाहा थे या फिर जो गाय भैंस चराते थे, उनका भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक कहा जाए जो सामाजिक जो हक था उसको भी आपने छीन लिया। अब लास्ट में आता है सी और उसके बाद टी। तो सी में क्राइम। अब सोचिए जैसे क्राइम की बात आती है तेजस्वी यादव के मुंह से तो सच में बिहार की जनता हंसने लगती है कि जंगल राज के जो जनक हैं उनके सुपुत्र क्राइम को लेके कह रहे हैं कि क्राइम मुक्त बिहार बनाएंगे। तो अभी आपने बीच में देखा होगा जब उपचुनाव वगैरह में जब जीत की बात आई और तो राजद को ट्वीट करना पड़ा कि भाई कोई हुड़दंग नहीं करे, ट्विटर सोचिए। तो अगर ये मान भी लें कि हम दोबारा लाते हैं और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो आपको खुद ही पता है कि आपके कार्यकर्ता कितने हुड़दंगी हैं कि आपको ट्वीट तक करना पड़ जा रहा है, और आपको ट्वीट करने के बाद भी, दिलासा देने के बाद भी, अलर्ट करने के बाद भी फिर से वही हुड़दंग होता है। तो सोचिए कितना जंगल राज का, तो खैर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतना पटा पड़ा है पूरा इंटरनेट से लेके लोग इतने ज़्यादा उठा चुके हैं कि अब दोबारा वो सरकार नहीं देखना चाहते हैं। अब लास्ट में आता है टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। तेजस्वी यादव के पास अपना खुद कोई विजन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। वो टेक्नोलॉजी को लेके कितना ज़्यादा समझ रखते हैं, टूरिज्म को लेके कितना ज़्यादा समझ रखते हैं। अभी बीच में सरकार तो आई थी उनकी, बीच में वो सरकार में थे ना, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने क्या किया? 10 लाख नौकरियों की बात की, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दे पाए। वो गिनाते जरूर है कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतनी नौकरियां दी, इतनी नौकरियां दी, लेकिन नौकरी वो नहीं दे पाए क्योंकि जो नियोजित शिक्षक थे, शिक्षकों को लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जो नियोजित शिक्षक थे उनको उन्होंने क्या किया? राजकर्मियों का दर्जा दिया, नई नौकरी नहीं दी। कई बार विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहा कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कम से कम एक लोगों का रोल नंबर दे दें, एक लोगों का नाम तो बता दें, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं बताए, और इसी तरह से वो गुमराह करते रहे कि हमने नई नौकरियां दी। हमारे विजन पे, हमारी सोच पे नीतीश सरकार पीछा करती रही, नीतीश सरकार आगे उसी को फॉलो करते रही, नकलची भी उन्होंने बताया। तो ये पूरा का पूरा जो देखा जाए तो तेजस्वी यादव के विजन और आइडिया पे सवाल उठाता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लालू यादव ने जो जुमला, क्योंकि उस समय भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जुमले दिए गए शुरू के वर्षों में, और उसी जुमले को एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव नई पैकेजिंग में, रिस्पेक्ट की नई पैकेजिंग में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक और बिहार की तैयारियां तेज है, ऊपर से तेजस्वी यादव बयानबाजियां कर रहे हैं। लेकिन बात करें छोटी पार्टियों की, बिहार में छोटी पार्टियां भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, वोट कटवा की भूमिका भी कई बार वो निभाती है। तो क्या हो सकता है, इनकी भूमिका क्या होने वाली है आने वाले चुनावों में? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो इस आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकती हैं कि चुनावी इस रण में छोटी पार्टियों का महत्व कितना बड़ा है। कई सीटों पे आप कह सकती हैं लगभग 11 सीटों पे 1000 वोटों से कम का अंतर रहा। उसके अलावे जब हम 2000 जब वोटों की बात करते हैं तो इसमें भी आंकड़ा लगभग 23 सीटों का रहा। 23 सीटों पर मतलब कि 2000 से कम जो कहा जाए वोटों का अंतर, जीत हार का अंतर था। उसके अलावे जब हम और आगे चलते हैं 3000 की अगर हम बात कर लें तो इसमें लगभग 35 सीटों पे 3000 की मारपीट चलती रही, 3000 वोटों का अंतर रहा। उसके अलावे लगभग 42-43 जो सीटें हैं तो उस पर जो देखा जाए तो लगभग 4000 का अंतर रहा, और लगभग 55 सीटों पे 5000 वोटों का अंतर रहा। तो ये आंकड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से छोटे अंतर को लेके ये जो छोटी पार्टियां खेल बिगाड़ सकती हैं। देखिए, आप इसको आंकड़ों में समझें। अगर मान लीजिए किसी विधानसभा में 1,70,000 वोटर हैं, तो अगर उसमें से मान लीजिए कि 5% उसमें से खिसक जाते हैं तो 8500 वोट उसमें से कट जाते हैं। तो जब 2000-3000 वोटों पे 23 सीटों पे 2000 का अंतर था पिछली बार, और राजद को बुरी हार का जिसमें सामना करना पड़ा कंपेटिटिव देखा जाए, अदरवाइज राजद बहुत आगे निकल गई होती। और इसमें क्या है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है भाई जब 1,70,000 में 8500 वोट अगर 5% कम हो रहे हैं तो यहाँ तो 2000 वोट पे हार जीत का अंतर देखने को मिला था। और दूसरी बात एक चीज़ और है, कई सारे इलाकों में क्या होता है कि
क्योंकि बिहार का जो चुनाव है जातीय समीकरण पर ज़्यादा हावी रहता है, तो वहाँ जो स्थानीय जो जाति है, स्थानीय जो नेता है, उस जाति को कनेक्ट करके वो बहुत तेज़ी से बढ़त ले लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि स्थानीय कई बार क्या होता है कि मुद्दे होते हैं, उनको वही नेता ठीक से उठाते हैं और लोगों का ये विश्वास होता है कि यही नेता इस मुद्दे को ठीक से समझ रहा है और हमारे मुद्दों को ठीक से उठा सकता है, तो इसको ही वोट देना चाहिए। उसके अलावा देखिए एलजेपी को, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी को 5% वोट का उसका अंतर था। उसके अलावा देखिए इस बार जो चल रहा है, जो वीआईपी को लेकर चल रहा है, पशुपति पारस को लेकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव को मैंने आंकड़ा रखा और उसमें ये सच में बहुत बड़ी भूमिका ये निभा सकते हैं। लोकसभा में भी हमने देखा कि छोटी पार्टियां कितनी बड़ी भूमिका निभाई, और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इन आंकड़ों पता चल रहा है कि अगर 2 से 6% भी वोट काट दे रही हैं तो हार और जीत का पूरा मामला ही पलट सकता है। तो ये छोटी पार्टियों का बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बिहार में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, 4 से 5 अक्टूबर को चुनाव आयुक्त जो हैं बिहार पहुंच रहे हैं, राज्य का दौरा करेंगे, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। देखना ये होगा कि आगे चलकर महागठबंधन और एनडीए पर इसका कितना असर पड़ता है। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और कितना तेज होता है चुनाव से पहले, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।